चलो भाई, कैसा है बच्चे लोग। तो हमारी जो शुरू कर चुके हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आज हमारा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और उसमें आज पढ़ने वाले हैं हम लोग रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसने क्या फिर एटम पे अपना उसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या मॉडल्स दिया। चल करते हैं। तो हेडिंग डालो, रदरफोर्ड का क्या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या इसका एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो इस तरीके से पहले सेटअप बना लेते हैं। वो सेटअप किस तरीके से है, ध्यान से देखना। ये हमारा एक सोर्स है और उस सोर्स में यहाँ पे उसने क्या किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। कौन सा एलिमेंट, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस यहाँ पे लिया, और वो सबस्टेंस लिया पोलोनियम। और ये सबस्टेंस क्या करता है, अल्फा पार्टिकल की इससे निकलते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये अल्फा पार्टिकल को उसने क्या करा, एक स्क्रीन लिया यहाँ पे और उस स्क्रीन पे उसने इसको पास कराया। एक स्क्रीन लिया, फ्लोरोसेंस मटेरियल का लिया, जैसे जिंक सल्फाइड वगैरह का। इसमें उसने क्या लिया, यहाँ पे लेप लगा दिया। जिंक सल्फाइड का यहाँ पे क्या लगाया, लेप लगा दिया। लेप लगाने से क्या होगा, जैसे ही इसमें पार्टिकल टकराएगा, अल्फा पार्टिकल, ये ब्लिंक करके ऐसे चमकीला चमकता हुआ यहाँ नजर आएगा। तो उसने क्या करा, इस अल्फा पार्टिकल को पहले बिना गोल्ड फॉइल रखे क्या किया, इसमें टकरवाया। तो सारे जगह ब्लिंक हो रहा था, जहाँ जहाँ अल्फा पार्टिकल पड़ रही थी सब जगह ब्लिंक हो रहा था। जैसे ही इसने क्या किया, सेंटर पे गोल्ड फॉइल रखा। गोल्ड का फॉइल, जैसे आप एल्यूमिनियम फॉइल को रैप करा के खाना वगैरह पैक कराते हो, वैसे ही पतली लेयर वाली गोल्ड फॉइल की उसने यहाँ पे रखी। गोल्ड फॉइल जो है बनाया। गोल्ड फॉइल की खास बात ये होती है कि गोल्ड इतनी पतली लेयर बन जाती है, मतलब उसके अंदर कुछ ही एटम, 2-4 एटम ही उसके अंदर मौजूद रहे, ऐसे थिन लेयर बनाया जा सकता है इससे गोल्ड से। इसीलिए उसी को लिया उसने। और जैसे ही उसने पास कराया इस गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स को, उसने देखा कि कुछ जगह हैं जहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादा ब्लिंक कर रहे थे। इस जगह में ज़्यादातर इस जगह में कर रहे थे, ये सेंटर में बिल्कुल नहीं हो रहा था, सेंटर में बिल्कुल नहीं हो रहा था। इस जगह में ज़्यादा देखने को मिल रहा था, और कुछ कुछ टाइम, थोड़े थोड़े देर में इधर इधर ब्लिंक हो रहा था ऐसे। मतलब कि अल्फा पार्टिकल ऐसे पार जाके ऐसे निकलते जा रही थी, ऐसे इस तरीके से। और कुछ कुछ टाइम ऐसे एंगल बनाते हुए भी ऐसे बाहर निकल रही थी इस तरीके से। ज़्यादा टाइम देखने को मिला कि आर पार जा रही थी हमारे जो अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं भाई, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये मेरा हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम एटम, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूं इस हीलियम एटम से, तो जो बचा न्यूक्लियस, हीलियम का जो न्यूक्लियस है वही हमारा क्या है, अल्फा पार्टिकल है। तो हम बोल सकते हैं हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल। मतलब कि अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये आप दिमाग में रखेंगे। तो अल्फा पार्टिकल जैसे ही पास हो रहा था तो कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट उसको देखने को मिला। सेंटर में कुछ भी ब्लिंक नहीं हो रहा था, मतलब अल्फा पार्टिकल इस जगह नहीं जा पा रहा था। तो उसी से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो यहाँ लिखते हैं ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन किया, और इस जगह लिखते हैं हम कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन उसने किया।
तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया उसने, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहे थे किससे, गोल्ड फॉइल से, बिना डेविएटेड हुए, कोई अपना मार्ग नहीं बदल रहे थे, सीधा सीधा उसने क्या कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल आर पार एटम से गोल्ड फॉइल से चले जा रहे थे। तो हम लिखते हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू अनडिवेटेड गोल्ड फॉइल। किससे पास हो जा रहे थे, अल्फा पार्टिकल जो है बिना अपना मार्ग बदले सीधा सीधा गोल्ड फॉइल से पार चले जा रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि दैट मीन्स दैट इज एटम दैट इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। इससे ये पता चला कि एटम में बहुत सारे जो जगह है वो खाली जगह है। ये चीज़ समझ में आया उनको, ठीक, पहला कंक्लूजन। दूसरा चीज़ इसने क्या बोला कि कुछ जो पार्टिकल हैं वो अपने मार्ग से डिवेटेड हो जा रहे थे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जैसे 20,000 में से एक दो अल्फा पार्टिकल जो है डिवेटेड हो जा रहे थे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिवेटेड इन द पाथ ऑफ गोल्ड फॉइल, अपने पास से क्या हो जा रहे थे, बदल जा रहे थे। तीसरा पॉइंट, तो इससे क्या पता चल रहा था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ सेंटर में एक चीज़ समझ में आया कि इसके जो है ये डिवेटेड हो रहा है, मतलब सेम चार्जेस वाले होंगे, अंदर में कुछ होगा पॉजिटिव चार्ज वाला जो क्या कर रहा होगा, उसको डिवेट कर रहा होगा, रिपल्सन करने का काम कर रहा होगा। इस तरीके से मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये समझ में आया कि अंदर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ फिर बोला कि एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज, एटम कंटेन करके रखा है पॉजिटिव चार्ज, और उसका नाम उसने फिर रखा अगले ऑब्जर्वेशन क्या है, अगला ऑब्जर्वेशन है कि उसने बोला कि कुछ पार्टिकल्स डिवेटेड हो जा रहे हैं, कुछ क्या हो जा रहे हैं, आर पार चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ को उसने देखा कि जैसे उसने पूरा जैसे भेजा था वैसे ही उसने रिटर्न आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से जैसा गया पार्टिकल वैसे ही आता हुआ नजर आया बाहर, क्योंकि यहाँ नहीं टकरा रहा, मतलब वो रिटर्न आ रहा है, ऐसे करके उसने देखने को मिला। तो उसने फिर क्या देखा कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिवेटेड back to path of gold file, मतलब अपना पाथ बदल दे रहा था, वापस रिटर्न आ रहा था कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे। तो उससे क्या कंक्लूजन निकाला उसने कि जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये सेंटर में गया होगा, यहाँ से सीधा भेद नहीं पाया होगा, उसको अंदर छेद नहीं पाया होगा, सीधा सीधा रिपल्सन होके वापस आया होगा। तो उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन सेंटर ऑफ द एटम। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेंटर में कहीं पे होगा, जहाँ से वो एक जगह कंसंट्रेटेड होके रहेगा। ठीक है ना, मतलब कंसंट्रेटेड है पॉजिटिव चार्ज एक जगह, ऐसे करके उसका कहना है, कंक्लूजन हो गया। अब ये सारे जो कंक्लूजन देने के बाद उसने एक मॉडल बनाया कि कैसा होगा, उस मॉडल को यहाँ पे देखते हैं। क्या है, रदरफोर्ड
एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। और वो मॉडल कैसा है? तो पहला बात उसने कही कि भाई एटम जो है, एटम में खाली जगह होगी और एटम में न्यूक्लियस होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक जगह कलेक्शन करके रखा होगा, क्योंकि यार गोल्ड फॉइल है और गोल्ड फॉइल इसका एटॉमिक नंबर गोल्ड का 79 और 79 प्रोटॉन होगा और 79 प्रोटॉन एक जगह केंद्रित होगा, जिसके वजह से वो रिटर्न आ रही थी। तो ये तीन चीज़ें उसने बात कही। पहला चीज़, एटम में इलेक्ट्रॉन होगा एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम, इन एन एटम। ठीक। दूसरी बात उसने बोली कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो है क्या होगा, एक जगह कंसंट्रेशन, तो होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन एन एटम। तीसरी चीज उसने एक बात बोली कि तीसरी चीज जो बात बोली यहीं से उसका डूबने का रीजन बना। वो तीसरी चीज क्या है कि एटम जैसे रिवॉल्व कर रहा है, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस वेरी हाई स्पीड, फुल्ली स्पीड से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होगा, ऐसा इनका कहना है और यही इसका डूबने का कारण बना। कुछ पॉइंट और बोला इसने कि एटम जो न्यूक्लियस का साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस का साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर साइज ऑफ एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस की जो साइज होगा बहुत छोटा होगा। जैसे कहने का मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड है, उस फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर में आप फुटबॉल को रख दो तो उतनी साइज उसकी होगी 1 लाख गुना लगभग। जैसे कि मैं बोल दूं साइज ऑफ न्यूक्लियस को साइज जो है 10 की पावर 15 मीटर, तो एटम की जो साइज है, साइज ऑफ एटम वो होगा 10 की पावर -10 मीटर। ये इस तरीके से उसका कहना है। तो उसने न्यूक्लियस की खोज करी कि जो पॉजिटिव चार्ज जो कंसंट्रेटेड एक जगह कंसंट्रेटेड होगा उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड ने करी। ठीक। इसके बाद इसकी क्या ड्रॉबैक रही, क्या कमियां रही, उसको यहाँ पे देखते हैं। लिमिटेशन या ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, क्या इसकी कमियां थी। तो इसी दौरान जिस टाइम में ये रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसी टाइम मैक्सवेल जो साइंटिस्ट था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल का कहना है ये है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल जैसे मान लो कि उसका कोई भी चार्ज है मान Q1 और ये मोशन कर रहा है, ये घूम रहा है और वो Q2 चार्ज वाले पार्टिकल्स के समथिंग घूम रहा, मतलब अराउंड घूम रहा, उसके इन्फ्लुएंस में घूम रहा। कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज वाले पार्टिकल्स के इन्फ्लुएंस में, उसके आसपास, उसके सराउंडिंग, उसके एरिया में घूम रहा है तो वो एनर्जी लॉस करेगा, ये मैक्सवेल का कहना और सही बात भी है। तो इसी चीज़ को जब इससे पूछा गया, किससे, रदरफोर्ड से, कि भैया आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका न्यूक्लियस हो गया सेंटर में और ये उसका ऑर्बिट हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, घूम रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए था, ये पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन हो गया इसके इन्फ्लुएंस में घूम रहा, तो इसको क्या करना चाहिए, अपना जो पाथ है उसको धीरे धीरे कम करना चाहिए, एनर्जी लॉस करना चाहिए और एक टाइम आएगा कि इसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम अनस्टेबल हो जाना चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है और वो स्टेबल होता है। तो इसी चीज़ को जब पूछा गया तो इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो यहीं ये मॉडल फेल हो जाता है। ख़ास बात यह है इस मॉडल की कि इसने न्यूक्लियस की खोज करके आपको दे दी और अपना एक्सपेरिमेंट रखा। तो जितना इसका मॉडल फेमस नहीं है उतना इसका ड्रॉबैक फेमस है कि क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे नहीं गिरती है। जब चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन इसके इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा तो उसको अपना एनर्जी लॉस करना चाहिए था, और लॉस अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, और लॉस करते 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 कम करते 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 इसको एक दिन न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी को यही इसका क्या है, ड्रॉबैक है। इसी कमियों को दूर करने के लिए, इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए फिर आता है, मैदान में आता है, उसका नाम है नील्स बोर। फिर बोर अपना नया मॉडल देता है। तो आज रदरफोर्ड का हमने एक्सपेरिमेंट देखा, उससे हमने न्यूक्लियस की खोज कर ली। न्यूक्लियस हम जान गए कि भैया एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कलेक्शन होगा, जिसको हम कंसंट्रेटेड होगा, जिसको हम न्यूक्लियस नाम देंगे। अगले हम जो है वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल की और इस रदरफोर्ड की और बोर्स मॉडल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।